नमस्कार दोस्तों। अ, जन सुलभ पुस्तकालय की ये नई श्रृंखला है जिसमें हम भारत के बाहर दूसरे तमाम देशों की कहानियाँ एक के बाद एक सुनेंगे। मेरे पास ये किताब जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ ये फ्रेंच लेखक जियां जियोनो की लिखी हुई कहानी है जिसका नाम है द मैन हु प्लांटेड ट्रीज, जिसका मैंने हिंदी अनुवाद किया है पेड़ लगाने वाला आदमी। ये इत्तेफाक से देखिए क्या संयोग होता है कि ये किताब मुझे 1995 में मेरे एक मित्र हैं जैकीन, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। और आपको ख्याल होगा कि जैकीन का ज़िक्र तब आया था जब हम मंडला के इलाके में मैं उनके साथ में लोहा गलाने का काम डॉक्यूमेंट करने के लिए उनके साथ गई थी। तो उन्होंने मुझे ये किताब गिफ्ट की थी, द मैन हु प्लांटेड ट्रीज़। लेकिन इसमें इतने सुंदर चित्र हैं कि मैं उन चित्रों को ही देख के और खुश हो जाती थी, और मैंने न जाने क्यों ये किताब अभी तक नहीं पढ़ी थी। अब सोच के मुझे बहुत आश्चर्य होता है और दुख भी होता है कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी थी। और इस बीच में मैंने ये कहानी पढ़ी अभी एक आध महीने के पहले, और पढ़ते साथ ही मेरा ये मन हुआ कि मैं इस कहानी को आप सबको पढ़ के सुनाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहानी पढ़ने से भी ज़्यादा, पढ़ने से भी पहले शायद सुनने की चीज़ है। तो जन सुलभ पुस्तकालय ने ये नई श्रृंखला आरंभ की है और मुझे बहुत खुशी है कि इस श्रृंखला का आरंभ मैं आपको ये कहानी सुनाकर कर रही हूँ। ये कहानी इसके बारे में मैं वैसे ज़्यादा नहीं बताऊँगी। आजकल हमारे पास बहुत जानकारी उपलब्ध होती है, लेकिन बस इतनी सी बात कि जिन्होंने ये कहानी लिखी है जियोनो, दरअसल ये एक बहुत छोटे से गांव में और एक बहुत कहना चाहिए कि एक निर्धन परिवार से, इनके पिता जो हैं वो मोची का काम करते थे और माँ जो हैं वो कपड़े धोया करती थी सबके। और बहुत जल्द इन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के नौकरी करनी पड़ी थी। लेकिन इन्होंने अपना जो पहले 2 उपन्यास लिखे वे ही बहुत प्रसिद्ध हो गए। और तो मज़े की बात ये है कि उसके बाद एक अमरीकी एडिटर थे जिन्होंने इनसे कहा कि आप एक ऐसी कहानी लिखिए जिस पर विश्वास ना हो, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसको पढ़ के लोग आश्चर्य करें, जिन्हें भरोसा ना हो कि ऐसा कोई हुआ है। तो जियां जियोनो ने ये कहानी लिखी और उन्हें भेजी, लेकिन जो इनके अमरीकी जो संपादक थे शायद उनका कुछ और मतलब था। उन्होंने कहा कि इस कहानी में आता है अंत में कि अल्जियर बुफेर का बेनन नाम के गांव में, वहाँ की एक धर्मशाला में उनकी मृत्यु हुई थी। तो उस एडिटर ने चेक करवाया और उन्होंने कहा कि बेनन की किसी धर्मशाला में अल्जियर बुफेर नाम के किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। इसका मतलब ये कि आपकी ये कहानी झूठी है, तो हम ये नहीं छापेंगे। तो जहाँ जियोनी ने लिखा है कि उन्होंने कहा कि ठीक है आप मत छापिए फिर, और उन्होंने ये तय कर लिया, उन्होंने ये इस कहानी को ओपन कर दिया कि इसे कोई भी छाप सकता है, जिसका मन हो वो इसे छाप ले, और उसके लिए उन्हें इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। तो फिर इसे ढेर सारी पत्रिकाओं ने छापा और वोग ने सबसे पहले से, वोग नाम की प्रसिद्ध पत्रिका ने छापा, और ये कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई एक समय के बाद में पूरी दुनिया की तमाम भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। और हो सकता है कि किसी ने हिंदी में इसका पहले भी अनुवाद किया हो और मैंने ना देखा हो, लेकिन मैं आपको ये कहानी पढ़ के सुनाती हूँ। पेड़ लगाने वाला आदमी।
किसी मनुष्य के असाधारण गुणों की थाह हमें मिल सके, इसके लिए उसके काम को वर्षों तक देखने मिलना चाहिए। यदि उसके किए गए काम से अहंकार नदारद हो और उसके काम की प्रेरणा सिर्फ अपूर्व उदारता हो, यदि ये पक्का पता हो कि बदले में वो कुछ भी पाना नहीं चाहता था, यदि उसके काम ने पृथ्वी पर अमिट छाप छोड़ी हो, तब शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। कोई 40 बरस पहले मैं लंबी पैदल यात्रा पर एक ऐसे पहाड़ी रास्ते से जा रहा था जिसका पता सैलानियों को नहीं था, और जो उस प्राचीन इलाके से होकर गुजरता था जहाँ एल्प्स पर्वत नीचे प्रोविंस में घुस आते हैं। उस समय जब मैं इस वीरान रास्ते से अपनी लंबी पदयात्रा पर निकला, तब वो पूरा इलाका बंजर और रंगहीन धरती का टुकड़ा था। वहाँ कुछ भी नहीं उगता था सिवाय जंगली लेवेंडर के। मैं उस इलाके के सबसे चौड़े भाग को पार कर रहा था, और 3 दिनों तक चलते रहने के बाद मैंने खुद को एक अपूर्व निर्जन में पाया। निर्जन माने बिल्कुल सुनसान, मतलब जहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने अपना तंबू एक उजड़े गांव के खंडहरों में के पास तान लिया। मेरा पानी पिछले दिन ही खत्म हो चुका था और अब मुझे हर हाल में पानी ढूंढना था। ततैया के टूटे छत्ते से भग्न टूटे फूटे मकानों की बस्ती इतना तो बताती ही थी कि कभी यहाँ साफ पानी का कुआं या बावड़ी रही होगी। वहाँ सचमुच एक बावड़ी थी, लेकिन सूखी हुई। तेज हवाओं और बारिश से ढह गए छप्पर विहीन 5-6 घर और एक छोटा सा चैपल जिसका घंटा घर भी ढह चुका था, वैसे ही खड़े थे जैसे किसी भी गांव में होते हैं। लेकिन यहाँ जीवन का नामो निशान नदारद था। वो जून का एक उजला दिन था, लेकिन आसमान की ऊंचाई पर स्थित इस अनारक्षित जमीन के टुकड़े पर भयानक तेज हवाएं चल रही थी। उन मकानों के अस्थि पंजर के बीच से गुजरती हुई हवा ऐसे गुर्रा रही थी जैसे किसी शेर के ऐन भोजन के दौरान किसी ने व्यवधान डाल दिया हो। मुझे वहां से अपना तंबू उखाड़ना पड़ा। 5 घंटे तक लगातार चलते रहने के बावजूद मुझे पानी नहीं मिला, और न ही ऐसा कोई निशान जिससे पानी होने की आस जगे। मेरे चारों ओर बस सूखा उजाड़ था, सिर्फ सूखी खुरदुरी घास। तभी मुझे लगा जैसे मुझे एक सीधी खड़ी छाया आकृति सी दिखी। छाया आकृति, सिलुएट। शायद किसी इकलौते पेड़ का ठूंठ होगा, मैंने सोचा। वो जो भी था, मैं उसकी ओर चल पड़ा। वो एक चरवाहा था। तपी हुई धरती पर उसके चारों ओर 30 भेड़ें थीं। उसने मुझे अपनी तुम्बी से पानी पिलाया और फिर पठार की एक ओट में बने अपने घर ले गया। वो अपना पानी, और क्या ही गजब स्वादिष्ट पानी था, एक गहरी प्राकृतिक झील में से उलीचता था, जिसके ऊपर उसने एक चरखी लगा ली थी। वो आदमी बहुत ही कम बोलता था। वे लोग जो नितांत अकेले रहते हैं, उनके साथ अक्सर ऐसा ही होता है, पर उसे देखकर लगता था कि जैसे वो जानता हो कि उसे क्या करना है, और इस जानने पर उसे विश्वास भी था। एक निपट उजाड़ प्रांत में ये एक चकित करने वाली बात थी। वो किसी काम चलाऊ केबिन में नहीं, बाकायदा पत्थर के बने घर में रहता था, जो जरूर उसे खंडहर के रूप में मिला होगा और जिसे अपनी मेहनत से उसने रहने योग्य बना लिया था। उसकी छत मजबूत थी। छत की स्लेटों पर से गुजरती हवा तट पर समुद्र की जैसी आवाजें कर रही थी। घर के भीतर सब कुछ सलीके से रखा था। बर्तन मंजे हुए थे, फर्श बुहारा हुआ, बंदूक में तेल डला हुआ था, आग पर उसका सूप उबल रहा था। मेरा ध्यान गया कि उसका चेहरा सलीके से शेव किया हुआ था।
कोट के सारे बटन टके हुए थे और कोट को इतनी सफाई से रफू किया गया था कि उसके फटे होने का पता ही नहीं चलता था। उसने अपने सूप का मेरे साथ साझा किया और बाद में जब मैंने उसकी ओर तंबाकू बढ़ाया तो उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो तंबाकू नहीं पीता। उसका कुत्ता भी उसी की तरह शांत था, दोस्ताना पर चापलूस नहीं। ये पहले से ही साफ था कि मैं रात वहीं बिताऊंगा। सबसे निकट का गांव कोई 1.5 दिन की दूरी पर था और तिस पर इस इलाके के विरल गांवों का मुझे अंदाज़ा था। इन पहाड़ी ढलानों पर एक दूसरे से दूर छिटके हुए कुल 5-6 गांव थे, सफ़ेद ओक की झाड़ियों से घिरे हुए, गाड़ी सड़क के बिल्कुल अंतिम छोरों पर बसे हुए। वे लकड़ी जलाकर कोयला तैयार करने वालों के गांव थे और उनका हाल बुरा था। उनके परिवार ऐसी जगह में ठुसे हुए थे जहां ठंड और गर्मी दोनों की तीखी मार सहनी होती थी। सारे लोग एक दूसरे से टकराते लड़ते रहने को अभिशप्त थे। यहाँ से बच निकलने की दबी हुई चाह के भीतर से असामान्य रूप से तर्कहीन लालसाएं सिर उठाती थी। आदमी कोयले से भरी गाड़ियां शहर ले जाकर बेचते और लौट आते। जीवन इतना कठिन था कि मजबूत से मजबूत व्यक्ति भी इस रोज की चक्की में पिसकर साबुत नहीं बच पाता था। औरतों के दिलों में भी शिकायतें भरी थी। हर चीज़ के लिए प्रतिस्पर्धा थी, कोयले की कीमत से लगाकर चर्च में बैठने की सीट तक, गुणों अवगुणों की धारणा से लगाकर अनवरत चलते सही गलत के संग्राम तक, और फिर पूरे इलाके में झनझनाती हुई अनवरत चलती तेज हवाएं थी। दूसरे की हत्या करने के ख्याल से उपजे पागलपन के दौरे और आत्महत्या की महामारी इन गांवों में आम बात थी। खाने के बाद चरवाहा एक बोरी उठाकर लाया जिसमें ओक के बीज भरे थे। ओक एक पेड़ होता है, हमारे यहाँ भी ओक की बहुत प्रजातियाँ होती हैं, हमारे देश में भी जो थोड़े ठंडे इलाके हैं, बल्कि यहाँ पे भी सिल्वर ओक तो मैदानी इलाके में भी होता है। तो जो ओक का जो फल होता है उसे एकॉर्न कहते हैं। फल नहीं, बीज जैसा होता है वो दरअसल, तो उसे एकॉर्न कहते हैं। तो चरवाहा एक बोरी उठाकर लाया जिसमें ओक के बीज भरे थे। उसने बोरी पलटकर उनका ढेर मेज पर लगा दिया। वो बारी बारी से एक एक एकॉर्न को उलट पलट कर बड़ी गौर से देखने के बाद अच्छे और खराब बीज अलग अलग करते जा रहा था। मैं वहीं बैठा अपना पाइप गुड़गुड़ा रहा था। मैंने उसकी मदद करने की पेशकश की थी, पर उसने कहा कि ये उसका रोज का काम है। मैंने बहुत जिद नहीं की। यही उस शाम हमारे बीच हुई कुल जमा बातचीत थी। जब उसके छांटे हुए एकॉर्न की ढेरी पर्याप्त बड़ी हो गई, तब उसने उन्हें 10-10 की ढेरियों में गिनना शुरू किया। ऐसा करते हुए वो छोटे और पहले से फट गए एकॉर्न अलग करते जाता था, क्योंकि अब वो उनको और भी बारीकी से देख रहा था। इस तरह से 100 एकदम अच्छे एकॉर्न चुन लेने के बाद वो रुक गया और फिर हम सोने चले गए। इस आदमी के सानिध्य में एक अजीब शांति थी। अगले दिन मैंने उससे पूछा कि क्या मैं एक दिन और रुक सकता हूँ। उसे ये सामान्य सी बात लगी, बल्कि कहना चाहिए कि उसके चेहरे को देख मुझे ये आभास हुआ कि उसे कुछ भी चकित नहीं कर सकता। मेरे लिए दरअसल आराम करना इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैं उसे और बेहतर तरह से जानना चाहता था। उसने बाड़ा खोला और अपने रेवड़ को चराने चल दिया। जाने से पहले उसने ध्यान से छाटे हुए एकॉर्न की बोरी को एक पानी से भरे नाद में भिगो लिया था। मैंने देखा उसने अपने हाथ में मेरे अंगूठे जितनी मोटी और कोई 1.5 गज लंबी लोहे की छड़ ले रखी थी। टहलने के अंदाज में मैंने भी उसके समानांतर चलती पगडंडी पकड़ ली। उसका चरागाह घाटी में था। अपने रेवड़ को कुत्ते के भरोसे छोड़
वो मेरी दिशा में ऊपर बढ़ने लगा। मुझे भय था कि मेरे इस तरह ताका झाकी करने के लिए वो मुझे झिड़केगा, लेकिन मामला बिल्कुल ऐसा नहीं निकला। उसका रास्ता दरअसल वहीं से होकर गुजरता था और उसने कहा कि यदि मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूं तो उसके साथ चल सकता हूं। वो कोई 100 गज दूर पहाड़ी की कगार पर चढ़ गया। वहां पहुंचकर वह अपनी लोहे की छड़ को धरती में धंसाकर एक छोटा सा गड्ढा बनाने और फिर उसमें एक एकॉर्न डालने और तब गड्ढे को फिर से मिट्टी से ढक देने का काम करने लगा। वो ओक के पेड़ लगा रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये ज़मीन क्या उसकी है? उसने कहा नहीं। क्या वो जानता है कि ये ज़मीन किसकी है? वो नहीं जानता था। शायद समुदाय की ज़मीन हो या फिर ऐसे आदमी की जिसे उसकी कोई परवाह ही नहीं है। उसने सोचा किसकी ज़मीन है उसे यह जानने में कोई रुचि नहीं थी। उसने अपने 100 एकॉर्न बहुत ध्यानपूर्वक धरती में बो दिए। दोपहर के भोजन के बाद वो फिर से अपने काम में जुट गया। मुझे लगता है कि मैं उसके पीछे ही पड़ गया हूँगा, तभी तो उसने मेरी बात का जवाब दिया। वो पिछले 30 सालों से इस बियाबान में पेड़ लगा रहा था। वो अब तक 1 लाख बीज लगा चुका था। उन 1 लाख बीजों में से 20,000 पौधे पनपे भी थे। उन 20,000 पौधों में से भी उसे आधे के नष्ट हो जाने के, चूहों द्वारा या किसी अन्य प्राकृतिक कारणों से नष्ट हो जाने की उम्मीद थी। इसके बावजूद 10,000 ओक के पेड़ उग सकते थे वहाँ जहाँ कभी कुछ नहीं उगा था। और तब अचानक उस आदमी की उम्र क्या होगी, मुझे ये ख्याल आया। जाहिर तौर पे वो 50 के ऊपर था। 55 उसने मुझे बताया। उसका नाम एल्जियर्ड बूफियर था। एक समय नीचे तराई में उसका अपना खेत था। वहाँ उसका अपना जीवन था जिसे वो जी चुका था। वो अपने इकलौते बेटे को और फिर बाद में अपनी पत्नी को खो चुका था। अब उसने खुद को एकांत में समेट लिया था, जहाँ उसका सुख अपनी भेड़ों और कुत्ते के साथ चैन से रहने में ही था। उसका मानना था कि ये पूरा प्रांत, पूरा इलाका पेड़ों के अभाव में मर रहा था। उसने ये भी जोड़ा कि चूंकि उसके पास ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं था, इसलिए उसने इस मर्ज को ठीक करने का इरादा बनाया। क्योंकि तब मैं युवा होने के बावजूद अकेला जीवन बिता रहा था, इसलिए मुझे ऐसी एकाकी आत्माओं के साथ कितनी कोमलता से पेश आना है ये पता था। लेकिन मेरे भीतर के युवा ने मुझे भविष्य को खुशियों की चाह से जोड़कर देखने के लिए बाध्य किया और मैंने उससे कहा कि 30 सालों में उसके ये 10,000 ओक बड़े शानदार लगेंगे। उसने बिल्कुल सरलता से कहा कि यदि ईश्वर ने उसे जीवित रखा तो 30 सालों में वो इतने पेड़ लगा चुका होगा कि ये 10,000 पेड़ तो समुद्र में गिरी एक बूंद के मानंद हो जाएंगे। इसके अलावा वो बीच के पेड़ों में, बीच भी एक पौधे की प्रजाति है, एक पेड़ की प्रजाति है। इसके अलावा वो बीच के पेड़ों में प्रजनन की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहा था। उसने अपने घर के पास ही बीच के बीजों को उगाकर एक पौधशाला, एक नर्सरी बना ली थी, जिन्हें उसने तार की बागड़ लगाकर अपनी भेड़ों से बचाया था और जो अब बहुत ही सुंदर लग रहा था। नीचे घाटी में वो बर्च भी एक पेड़ होता है जिसे हमारे यहाँ भुर्ज कहते हैं।
नीचे घाटी में वो बुर्ज लगाने की सोच रहा था, जहां उसके अनुसार मिट्टी की सतह से कुछ गज की गहराई पर नमी थी। अगले दिन हमने एक दूसरे से विदा ली। अगले साल 1914 का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, अगले साल 1914 का युद्ध शुरू हो गया, जिसमें मैं अगले पाँच सालों तक शामिल रहा। एक पैदल सैनिक के पास पेड़ों के बारे में सोचने के लिए समय ही कहाँ होता है। सच तो ये है कि मैं उसकी पूरी बात का मुझ पर कोई खास असर नहीं हुआ था। मैंने उसे टिकट संग्रह जैसी ही एक हॉबी की तरह लिया था और फिर उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। युद्ध खत्म हुआ तो मेरे पास सेना से मिला छोटा सा बोनस और दिल में फिर से कुछ दिनों के लिए ताज़ा हवा में सांस लेने की बड़ी सी इच्छा थी। सिर्फ इसी इच्छा के चलते मैंने एक बार फिर उस उजाड़ प्रांतर की राह पकड़ ली। उस देहाती इलाके में कोई फर्क नहीं आया था, लेकिन टूटे खाली मकानों वाले गांव के बाद मुझे दूर धूसर धुंध सी दिखी, जिसने पहाड़ों की चोटियों को कालीन की तरह ढक रखा था। कल से ही मुझे उस पेड़ लगाने वाले चरवाहे का फिर से ख्याल हो आया था। 10,000 ओक के पेड़, मैंने सोचा, खासी बड़ी जगह लेंगे। उन 5 वर्षों के दौरान मैंने इतने सारे लोगों को मरते देखा था कि मेरे लिए एल्जियर बूफे की मृत्यु की कल्पना करना बिल्कुल आसान था। इसलिए भी कि 20 साल की उम्र में 50 साल का आदमी खासा बूढ़ा और मौत के आने का इंतज़ार करता हुआ ही लगता है। लेकिन वो मरा नहीं था, बल्कि सच तो ये था कि वो खासा ऊर्जावान नज़र आ रहा था। इस बीच उसने पेशा बदल लिया था। अब उसके पास केवल 4 भेड़ें थीं और कोई 100 मधुमक्खियों के छत्ते। उसने भेड़ों से इसलिए निजात पाली थी क्योंकि वे उसके नन्हे पौधों के लिए एक खतरा बनी रहती थी। उसने बताया, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कि युद्ध ने उसके जीवन में कोई रुकावट, कोई व्यवधान नहीं डाला था। वो बिना विचलित हुए पेड़ लगाए जा रहा था। 1910 में लगाए गए ओक के पेड़ अब हम दोनों से अधिक लंबे हो चुके थे। वो सचमुच प्रभावित करने वाला दृश्य था। मैं बिल्कुल स्तब्ध था और वो भी कुछ नहीं बोला। और इस तरह हम दोनों सारा दिन चुपचाप उसके लगाए जंगल के बीच से पैदल चलते रहे। 3 हिस्सों में बटा यह जंगल लंबान में 11 किलोमीटर फैला था और उसकी सबसे अधिक चौड़ाई 3 किलोमीटर की थी। ये याद करने पर कि ये समूचा जंगल इस अकेले मनुष्य के हाथों और आत्मा से पैदा हुआ था, जिसके पास किसी तरह की कोई तकनीकी सुविधा नहीं थी, तब मुझे एहसास हुआ कि मनुष्य विनाश लाने के अलावा दूसरे कामों में स्वयं ईश्वर से होड़ ले सकता है और उतना ही असरकारी भी हो सकता है। वो अपनी योजना, अपने काम को पूरा करने में जुटा था और जहाँ तक नज़र आती थी वहाँ तक फैले मेरे कंधे के बराबर बीच के पेड़ इस बात का प्रमाण देते थे। उसने मुझे 5 साल पहले 1915 में लगाए गए बर्च के पेड़ों का वह जवां झुरमुट भी घुमाया, जो तब लगाया गया था जब मैं वर्दियों में लड़ाई लड़ रहा था। उसने उन्हें घाटी में लगाया था, जहां उसका अनुमान था, और बिल्कुल सही अनुमान था, कि वहां सतह के कुछ गज नीचे नमी थी। वे भुर्ज के पेड़ अब जवां लड़कियों से नाजुक पर अच्छी तरह से जड़ पकड़ चुके थे। सृजन ऐसा लगता था जैसे
विभिन्न क्रियाओं की आपस में जुड़ी हुई एक लड़ी हो, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह तो बस पूरे मनोयोग से अपने काम में जुटा था, अपनी संपूर्ण सरलता में। पर जब हम गांव की ओर लौट रहे थे, तब अचानक मुझे कुछ नाले बहते हुए दिखे, जो मनुष्य की जब से याददाश्त थी तब से सूखे पड़े थे। मेरी नज़र में वहां आए तमाम बदलावों की कड़ी में ये सबसे चमत्कारी बदलाव था। इन सूखे नदी नालों में सदियों पहले कभी पानी बहा करता था। जिन उदास निर्जन गांव का पहले मैंने आपसे जिक्र किया था ना, वो प्राचीन रोमन बसाहट के स्थान पर बसे थे, जिसके अवशेष अभी तक बचे हुए थे। और वहाँ खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ताओं को वहाँ मछली पकड़ने के कांटे मिले थे। अब तो मानो हवा भी बीजों को फैलाने में मदद कर रही थी। पानी के लौट आने के साथ साथ बेंत, बर्रू और घास के मैदान, बगीचे और फूल भी पनप आए थे, और इनके साथ साथ जीवित होने का किंचित अर्थ भी लौट रहा था। लेकिन यह रूपांतरण इतनी धीमी लय में हुआ था कि वह बिना चकित किए एक बड़ी सी संघटना का हिस्सा जान पड़ता था। खरगोश और जंगली सुअरों का पीछा करते हुए इस वीराने में चले आए शिकारियों ने इन नन्हे पौधों को उगते हुए देखा जरूर होगा, लेकिन उन्होंने इसे धरती की सहज मौज का नतीजा मान लिया होगा। यही कारण था कि एल्जियर्ड बूफियर के काम में किसी ने खलल नहीं डाला था। यदि उसके काम का पता लोगों को चल गया होता तो जरूर विरोध भी हुआ होता। वह सब की नज़रों से ओझल था। गांव और प्रशासन के लोगों के बीच कोई ऐसी एकनिष्ठ लगन और अद्भुत उदारता का सपना देख भी सकता था? इस विलक्षण किरदार के बारे में सही सही अंदाज़ा लग सके, इसके लिए आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो संपूर्ण एकांत में काम करता था। इतने संपूर्ण कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसकी बोलने की आदत ही खो गई थी, या शायद तब उसके लिए बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं बची थी। 1933 में उसे मिलने एक फॉरेस्ट रेंजर आया, जिसने उसे घर के बाहर आग न लगाने की हिदायत ये कहते हुए दी कि ऐसा करने से प्राकृतिक रूप से पनप रहे जंगल को आग का खतरा है। बूढ़े चरवाहे ने सरलता से कहा कि उसने एक बियाबान में एक पूरे जंगल को अपने आप पनपने की बात पहली बार सुनी है। उस समय बूफियर अपने घर से 12 किलोमीटर दूर एक जगह बीज के पौधे लगाने जा रहा था। बार बार आने जाने से बचने के लिए, क्योंकि तब तक वह 75 बरस का हो चुका था, उसने एक पत्थर का केबिन वहीं बनाने का विचार बनाया। अगले साल उसने इसे अंजाम भी दे दिया। 1935 में सरकार का एक पूरा दल इस प्राकृतिक जंगल की जांच करने आया। इस दल में जंगल विभाग के उच्च अधिकारी, उनके सहायक तथा तकनीकी लोग थे। उनके बीच बहुत सा बौद्धिक विचार विमर्श हुआ। ये तय पाया गया कि कुछ न कुछ अवश्य करने की ज़रूरत है, पर सौभाग्य से कुछ भी नहीं किया गया, सिवाय उस पूरे जंगल को राज्य के नियंत्रण में लाने और कोयला बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के, जिससे एक तरह से मदद ही हुई। उन बलिष्ठ युवा पेड़ों के सौंदर्य से अभिभूत न होना असंभव था, और उन्होंने अधिकारियों पर भी अपना जादू चला दिया था। उस वन विभाग के दल के अधिकारियों में एक मेरा अच्छा मित्र था। उसे मैंने पूरा रहस्य खोलकर बताया। अगले सप्ताह एक दिन हम दोनों एल्जियर्ड बूफियर से मिलने गए।
हमने उसे अपने काम में मशगूल पाया। जहाँ निरीक्षण हुआ था वहाँ से कोई 10 किलोमीटर दूर। ये वन अधिकारी ऐसे ही मेरा दोस्त नहीं बन गया था। उसे मूल्यों का एहसास था। उसे चुप रहना आता था। मैं भेंट स्वरूप एल्जियर के लिए जो अंडे ले गया था वो मैंने उसे दे दिए। फिर हम तीनों ने मिलकर दोपहर का खाना खाया और घंटों चुपचाप इलाके के विस्तार को देखते रहे। जिस दिशा से हम आए थे उस ओर की ढलानें 20 से 25 फीट ऊंचे पेड़ों से ढकी थी। 1913 में ये ज़मीन कैसी थी मुझे याद था। निरा मरुस्थल था वहाँ। शांतिमय नियमित मेहनत, पहाड़ों की ज़ोरदार हवा, कम से कम ज़रूरत में जीवन यापन और इस सब से ऊपर आत्मा की शांत स्थिरता ने इस बूढ़े चरवाहे को रश्क करने लायक स्वास्थ्य से भर दिया था। वो जैसे ईश्वर का चुनिंदा खिलाड़ी था। मैं सोचता रहा कि न जाने अभी कितने एकड़ जंगल वो और लगाएगा। लौटने से पहले मेरे दोस्त ने पेड़ों की कुछ प्रजातियों का जिक्र किया जो वहाँ की मिट्टी के लिए उपयुक्त हो सकती थी, लेकिन उस पर उसने जोर नहीं दिया। और ऐसा करने की अच्छी खासी वजह थी, मेरे दोस्त ने मुझे बताया, क्योंकि बूफियर को इस बारे में मुझसे कहीं अधिक पता था। इसके कोई 1 घंटे बाद लगातार पैदल चलने, अपने दिमाग में उस बात को कई बार उलट पुलट करने के बाद मेरा दोस्त फिर से बोला, उसे इस सब के बारे में दरअसल किसी से भी अधिक पता है। उसने खुश होने का एक अद्भुत तरीका इजाद कर लिया है। इस वन अधिकारी की बदौलत न सिर्फ वो जंगल बल्कि उस आदमी की खुशियां भी सलामत रही आई। उसने 3 रेंजरों को वहां तैनात किया और उन्हें इस कदर भयभीत कर दिया ताकि कोयला बनाने वालों की शराब की बोतलों की रिश्वत खाने की उनकी कभी हिम्मत न पड़ सके। एल्जियर के जंगल को एकमात्र गंभीर खतरा सन 1939 के युद्ध, 1939 का युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय पैदा हुआ था। उन दिनों गाड़ियां गैसोजीन लकड़ी जलाकर और फिर उससे जनरेटर चलाया जाता था और उस जनरेटर से फिर गाड़ियां चलती थी। तो गैसोजीन से उन दिनों गाड़ियां चला करती थी और हर समय लकड़ी की कमी रहती थी। 1910 में लगाए गए ओक के पेड़ों को काटने से शुरुआत की गई, लेकिन ये इलाका रेलवे लाइन से इतना दूर था कि ये पूरा उपक्रम आर्थिक रूप से कारगर नहीं निकला और इसे रद्द कर दिया गया। चरवाहे को तो इस पूरे मामले की भनक ही नहीं लगी। वो तब उस जगह से कोई 30 किलोमीटर दूर शांति से अपने काम में लीन था। 39 के युद्ध को भी उसी तरह से अनदेखा करते हुए जैसे उसने सन 1914 के युद्ध को अनदेखा किया था। मैंने एल्जियर बूफे को अंतिम बार जून 1945 में देखा था। वो तब 87 साल के थे। मैंने फिर उस वीरान इलाके की राह पकड़ी थी, लेकिन युद्ध द्वारा देश को अव्यवस्था में ला पटकने के बावजूद ड्यूरेंस घाटी और पहाड़ों के बीच इस बार मैंने नियमित बस चलती हुई पाई। इलाके को पहचानने में हो रही मुश्किल को मैंने इसी यातायात की त्वरित सुविधाओं के प्रतिफल की तरह देखा। मुझे लग रहा था कि जैसे यह रास्ता मुझे एक नए इलाके में ले जा रहा है। उस गांव के नाम को पढ़ने के बाद मुझे इल्हाम हुआ कि ये तो वही गांव था जो कभी पूरी तरह से खंडहर और वीरान हुआ करता था। बस ने अंततः मुझे
वर्गोंस में उतारा। 1913 में इस 10-12 घरों वाली बस्ती में कुल जमा 3 लोग रहते थे। वे सब के सब बर्बर, एक दूसरे से नफरत करने वाले, किसी तरह छुटपुट जानवरों को फंदे में फंसाकर शारीरिक और नैतिक रूप से प्रागैतिहासिक मानव से बहुत मिलती जुलती स्थितियों में जीवन यापन कर रहे थे। उनके इर्द गिर्द खाली पड़े मकानों पर बिच्छुओं का डेरा था। उनकी स्थितियां अंधकारमय थी। उनके पास मृत्यु के इंतजार के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। ऐसी स्थितियां जो गुणों की ओर प्रवृत्त नहीं करती। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। यहाँ तक कि हवा भी। उन रूखी हवाओं के बजाय जो तब मुझे थपेड़े मारा करती थी, अब वहाँ मीठी सी बयार बह रही थी, खुशबुओं से लदी। पहाड़ों की ओर से पानी के बहने का स्वर आ रहा था। ये दरअसल जंगल से गुजरती हवा की आवाज़ थी। सबसे चकित करने वाली बात यह थी कि मुझे सचमुच बहते पानी की आवाज़ सुनाई पड़ी जो आगे जाकर एक कुंड में गिर रहा था। मैंने देखा कि वहाँ एक फव्वारा लगा दिया गया था जिसका पानी नीचे की ओर मुक्त बह रहा था। जिस एक चीज़ ने मेरा दिल छू लिया वो था वहाँ किसी के द्वारा लगाया गया लिंडन का पेड़, जो अभी कोई 4 बरस का होगा, नई पत्तियों से लदा हुआ, पुनर्जीवन का असंदिग्ध प्रतीक। लिंडन का पेड़ दरअसल कहना चाहिए कि क्रिश्चियनिटी से पहले जो पैगन सभ्यताएं थीं उसमें लिंडन के पेड़ का बहुत महत्व था। इतना महत्व था कि क्रिश्चियनिटी को एक तरह से उसे अपनाना पड़ा। लिंडन को एक जैसे हमारे यहाँ पीपल और बरगद की स्थिति है, लिंडन की लगभग वैसी ही स्थिति है। ये माना जाता है कि वर्जिन मैरी जो हैं वो लिंडन के पेड़ से, यानी ये फर्टिलिटी का और उर्वरा शक्ति का, पुनर्जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा वर्गोंस में चारों ओर अब उस परिश्रम के चिन्ह दिखाई दे रहे थे जो तभी किया जाता है जब जीवन से कोई उम्मीद हो। इसका मतलब था कि वहाँ उम्मीद लौट आई थी। खंडहर गिरा दिए गए थे, टूटी दीवारें ढहा दी गई थी और मकानों की मरम्मत कर उन्हें दुरुस्त किया जा चुका था। इनमें अब 28 लोग रहते थे, जिसमें से 4 युवा शादीशुदा जोड़े थे। नए नए बने घरों के चारों ओर बगीचे थे जिनमें सब्जियां और फूल व्यवस्थित घालमेल में लगे थे। पत्ता गोभी और गुलाब, हरा प्याज और गेंदे, तुलसी और रजनीगंधा। अब ये एक ऐसा गांव था जहां कोई भी बसना चाहेगा। इस बिंदु से आगे मैंने पैदल चलना शुरू किया। युद्ध समाप्त हुआ ही था और उसने जीवन को पूरी तरह से अभी खिलने नहीं दिया था, लेकिन लेज़ेरस अपने मकबरे से बाहर आ गया था। लेज़ेरस की कथा आप लोग जानते ही होंगे, उसके पुनर्जन्म की। लेकिन लेज़ेरस अपने मकबरे से बाहर आ गया था। पहाड़ की निचली ढलानों पर जौ और नाचनी की फसल खड़ी थी। सकरी घाटियों में घास के मैदान हरे हो चले थे। इन 8 सालों के भीतर ये पूरा ग्राम प्रांतर स्वास्थ्य और खुशहाली से दमक रहा था। 1913 में जो खंडहर स्थान मैंने देखा था, वहाँ साफ सुथरे खेत और नए बने घर थे जो खुशहाल और आरामदेह जीवन को झलकाते थे। पुराने नदी नाले जिन्हें जंगल संरक्षित करते हैं, बरसात के पानी
और पिघलती बर्फ से फिर से कलकल कर उठे थे। उनके पानी को नहरों से जोड़ दिया गया था। हर खेत में मेपल के कुंज के पास लगे फव्वारे ताजा पुदीने के कालीन को सींच रहे थे। धीरे धीरे गांव फिर से बस गए थे। नीचे तराई के इलाके से जहां ज़मीनें महंगी थी, लोग आकर वहां बस गए थे और उनके साथ युवा ऊर्जा, गति और साहसिक कामों को करने का जज्बा भी लौट आया था। सड़क के किनारे जिंदा दिल स्त्री पुरुष थे, युवक युवतियां थीं जो हंसना जानते थे और जिन्हें पिकनिक के आनंद का पता था। पुराने लोगों सहित जिन्हें आज पहचानना असंभव था, क्योंकि वे सब आज खुशहाल जीवन जी रहे थे। इन 10,000 से भी अधिक लोगों की खुशहाली एक अकेले एल्जियर्ड बुफियर के कारण थी। जब मैं ये सोचता हूँ कि एक अकेले आदमी ने सिर्फ अपने नैतिक और शारीरिक बल से इस बंजर प्रदेश को अन्नान की भूमि, अन्नान दरअसल वो भूमि है जिसका बाइबल में जिक्र आता है, जैसे ईश्वर ने अब्राहम को देने का वादा किया था। वो अन्नान की भूमि कहलाती है आज, जिसे हम इज़राइल पैलेस्टीन वाली भूमि के रूप में जानते हैं। जब मैं ये सोचता हूँ एक अकेले आदमी ने सिर्फ अपने नैतिक और शारीरिक बल से इस बंजर प्रदेश को अन्नान की भूमि बना दिया था, तब इसे देख मुझे भरोसा हो जाता है कि सब कुछ के बावजूद मानवता वाकई अद्भुत है। पर जब मैं उस आत्मा के अदम्य बड़प्पन और सबका हित करने की उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति की थाह पाने की कोशिश करता हूँ, जो इस विराट काम को कर पाने के लिए ज़रूरी था, तब मेरा मन इस बूढ़े अनपढ़ किसान के लिए अपार आदर से भर जाता है। जो काम वो कर पाया वो ईश्वर के योग्य काम था। एल्जियर्ड बुफियर ने 1947 में बैनन गांव की एक धर्मशाला में शांत मन से इस पृथ्वी से विदा ली। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि ये कहानी हो गई और मैंने जैसे ही ये कहानी पढ़ी, उसी दिन मैंने इसे अनुवाद करने का और आप सबके साथ साझा करने का मन बना लिया था। और मुझे लगता है कि ये कहानी जितनी मुझे पसंद आई, आप सबको भी आशा है उतनी ही पसंद आई होगी। मैं चूँकि फ़ोन से करती हूँ तो मुझे बहुत कम लोग दिख पा रहे हैं, पर रूपा जी, ममता जी, गोपाल माथुर जी, रेविका, ये नोबाब का पेड़ है जिसके पास मैं बैठी हूँ। ये नोबाब का पेड़, छोटा सा पौधा, जब हम मणिपुर गए थे आज से कोई 16-17 साल पहले, तब वहाँ से लाए थे। अब ये मेरे पूरी छत पे आ रहा है। तो ये कहानी, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉन जियोनी का मानना था, दरअसल वो सचमुच एक ऐसे आदमी को जानते थे जिसे उन्होंने कोई 25-30 सालों तक पेड़ लगाते देखा था और उसी पर उन्होंने इस कहानी को केंद्रित किया था। लेकिन जाहिर है कि उस कहना चाहिए कि बेवकूफ़ अमरीकी एडिटर ने बिल्कुल ठोस उसका बुन उनकी धर्मशाला में पता करने की कोशिश की उसकी, और उसे लगा कि उसे पता चला कि ऐसा कोई आदमी कभी नहीं हुआ है। पर हम सब जानते हैं कि ये कहानी है, काल्पनिक है, लेकिन ऐसे लोग होते हैं, हम ये भी जानते हैं। मैं अर्पण जी की
और जन सुलभ पुस्तकालय की और आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। कृष्ण मोहन झा, अनंत गंगोला जी, मैं आप सभी दोस्तों की, सभी मित्रों की आनंद जी लिख रहे हैं जो काम वो कर पाया सचमुच ईश्वर के योग्य काम। और हम ये देख ही पाते हैं, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो कुछ वैसा कर पाते हैं जो ईश्वर के योग्य होता है। मित्रों, मैं बहुत आभारी हूँ कि आप सब मेरे साथ बने रहे और आपने ये कहानी सुनी। आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मैं एक बार फिर से जन सुलभ पुस्तकालय की इस नई जो पहल है जिसमें हम पूरी दुनिया की कहानियाँ सुन पाएंगे, शुक्रिया हरी मृदुल जी, ममता जी। जी ममता जी भी किसी के बारे में बता रही हैं, अंजू ढंडा जी बता रही, लेखा जी, अरे वाह जी। ये इस कहानी के बारे में बहुत सारी इस पर बल्कि बहुत ही सुंदर एक फिल्म भी बनी है, तो आशा है कि आप सब वो भी देखेंगे और इसका आनंद उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।